हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स की दुनिया। और जैसा कि आपने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, और जाहिर सी बात है थंबनेल देख करके ही आप वीडियो को प्ले कर रहे हैं, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट की सारी यूनिट्स, लाइक कॉमर्स से रिलेटेड जो भी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स होती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और कोशिश ये करेंगे कि सारे टॉपिक्स को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझें और बहुत सही से सब कवर कर लें। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से कुछ पढ़ा दिया, हाँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे हर किसी का डीप अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कुछ चीज़ों का। वैसे भी अब जो है वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वेरी फर्स्ट यूनिट से, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। जिन लोगों ने सिलेबस देख रखा है वो लोग जानते होंगे कि फर्स्ट यूनिट कौन सी है, सेकेंड यूनिट कौन सी है, या क्या क्या हमारा सिलेबस है। और जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो अपना जो है सिलेबस उसको डाउनलोड करें। दोनों पेपर के मैं डाल दूँगी, पेपर 1 पेपर 2 के, आप उससे अपने सिलेबस को डाउनलोड करें और एक बार सिलेबस को देखें और ये देखें कि आपको उसमें से क्या क्या आता है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे ना जो बहुत बेसिक से हैं, जिनको बस आप थोड़ा सा समझेंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट? 2 वर्ड्स हैं इसमें, एक है बिजनेस, एक है एनवायरनमेंट। इसी को हमें समझना है, फिर हम उसके आगे देखेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि है क्या। तो बिज़नेस की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बिज़नेस समझेंगे और फिर एनवायरनमेंट समझेंगे। जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को मिला के जो एक कॉन्सेप्ट बनता है, उसको बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। बिज़नेस क्या होता है? कॉमर्स के जो बच्चे हैं, जिन्होंने 11th क्लास से कॉमर्स पढ़ी है, वो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि बिज़नेस क्या है। क्लास 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन तो सब में पढ़ते हैं, पीजी तक। तो बिज़नेस क्या है? तो अगर हम देखें बिज़नेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, 2 तरीके की एक्टिविटी होती है, एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनको कहते हैं जो मनी को अर्न करने के लिए की जाती हैं। किस लिए की जाती हैं? फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप इस वजह से कर रहे हैं जिससे आपको इनकम हो, आपको प्रॉफिट हो, तो वो कौन सी एक्टिविटी कही जाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कही जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो बिज़नेस हमें पता चल गया क्या है। एक पॉइंट है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं? जो हम रुपए कमाने के लिए करते हैं, फॉर अर्निंग मनी के लिए करते हैं। ठीक है, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो वाली एक्टिविटी होती हैं जो हम किसी ऐसे, मतलब लाइक अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, तो उसमें हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, उसमें हम कोई इनकम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही दे दिए, ऐसे गिफ्ट दे देते हैं, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाती है। फिर है अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ पे जो भी प्रोसेस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? गुड्स माने सामान, सर्विसेज जो आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आप कोई चीज़ ना दे करके कोई सर्विस किसी को दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसको प्रोड्यूस करने का और प्रोड्यूस करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्रोसेस है, लाइक आपने क्या करा, प्रोडक्शन किया, आपने कोई गुड्स बनाया, ठीक है, तो बस बनाना ही काफ़ी नहीं है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, हम उसको देते हैं जो उसको मांगता है, उसको ख़रीदता है, जो उसकी डिमांड करता है। तो किसी भी चीज़ को या सर्विस को बनाना, यानी कि उसका प्रोडक्शन करना, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कंज्यूमर तक, या जो भी उसके लास्ट यूज़र हैं उनको, उसका प्रोसेस क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। फिर क्या है? थर्ड पॉइंट है सेटिस्फाई योर नीड्स एंड अर्न प्रॉफिट। ये तो मैंने यहाँ पे ही बता दिया था आपको, अर्न प्रॉफिट वाला, कि आपको क्या करना है? इनकम जनरेट करनी है, प्रॉफिट जनरेट करना है। ठीक है, मोटिव क्या है बिजनेस का? यही मोटिव है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को चीज़ें बेच तो रहे हो लेकिन वो लॉस में आएंगी, वो भी बिजनेस में, लेकिन वो मोटिव नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव होता है ना किसी भी काम को शुरू करने का। जैसे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका एक मोटिव है। क्या मोटिव है? कि आपको प्रोफेसर बनना है, आपको पीएचडी करनी है, मतलब कुछ भी हो सकता है। हम जो भी काम शुरू करते हैं वो किसी ना किसी नीड के चलते करते हैं, या फिर हमारा कोई मोटिव होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है। वैसे ही बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है? अर्न प्रॉफिट, अर्न मनी,
जो भी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और अभी जैसे मैंने क्या बोला, हमारी कुछ नीड्स होती हैं जिनको पूरा करने के लिए हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही वो बोल रहे हैं कि सेटिस्फाई योर नीड्स एंड अर्न प्रॉफिट। मतलब एक बिजनेस जो कि चलाता है जो पर्सन, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं। जो पर्सन बिजनेस को चलाता है या फिर कंटिन्यू करता है उसको क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं। तो बिजनेसमैन का ये दायित्व है, उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। ऐसा तो है नहीं ना कुछ भी बना करके रख देगा, कोई भी सर्विस दे देगा। भाई जो लोगों की ज़रूरत है वही तो देगा ना। और फिर अगर मान लो उसने ऐसी कोई सर्विस दी जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है ना, कोई भी इंसान उस सर्विस को यूज़ नहीं करेगा, उस गुड को परचेज़ नहीं करेगा, तो बिज़नेस को हो जाएगा लॉस, और लॉस हो गया तो फिर ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा। तो इसीलिए प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, अपनी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर की, बिजनेसमैन क्या करता है, ऐसी चीज़, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है जो हेल्पफुल हो लोगों के लिए भी और प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर आ जाता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, हम क्या बात करते हैं, इन्वायरमेंट क्या होता है, जब कोई भी मतलब नॉर्मल, हम बिज़नेस को अभी साइड, अब हमने बिज़नेस पढ़ लिया, सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी हमने बिज़नेस में, बिज़नेस क्या होता है, सबसे पहले बिज़नेस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा बात में क्या है, बिज़नेस एक प्रोसेस है किसका, प्रोडक्शन करने का और डिस्ट्रीब्यूशन करने का, ठीक है। फिर क्या है, तीसरी चीज़ है कि आप किसी भी कंज्यूमर की या लास्ट यूज़र की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें और प्रॉफिट अर्न कर सकें, ये क्या है, बिज़नेस कहलाता है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, एनवायरनमेंट। तो जाहिर सी बात है हमने बिज़नेस समझ लिया, ठीक है, इतना बेसिक ही ज़रूरी है, आगे तो हम खुद ही पढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे यहाँ पे बिज़नेस को जानना ज़रूरी है। तो बिज़नेस हमने जान लिया क्या है बिज़नेस, ये तीनों चीज़ें, इनसे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। भाई इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या है। तो अभी बिज़नेस इन्वायरमेंट को साइड में रखें, हम नॉर्मल इन्वायरमेंट पे डिस्कस करते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि इन्वायरमेंट क्या है, तो बहुत छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी हमारे चारों ओर है, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि आपके आसपास में मतलब कोई एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, या उसके बाद कोई भी रिवर बह रही है, ठीक है, उस कोई भी चीज़ जो आपके आसपास है, आपके चारों ओर के एरिया में है, आप जिसको देख सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं या जिसको आप फील कर सकते हैं, वो क्या है, इन्वायरमेंट है। या फिर किसी चीज़ का इफ़ेक्ट आप पे पड़ रहा है, मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही है, या वेदर है, मतलब मौसम हो गया जो हमारे इंडिया में बहुत तरीके का होता है, तो वो सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हम पे इफ़ेक्ट डालती है या हम उस पर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, मतलब हमारी कोई एक्टिविटी उस पर इफ़ेक्ट डाल सकती है, वो क्या होता है, वो होता है इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे भाई बात हो रही है बिज़नेस की। किस चीज़ की बात हो रही है, बिज़नेस की बात हो रही है ना। तो बिज़नेस की जब बात हो रही है तो बिज़नेस के एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, एक बिज़नेस जो आपने इस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है, उस बिज़नेस के जो भी चारों ओर की चीज़ें हैं, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक सप्लायर हो सकते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं आपके मन में जो भी आ रहा है, बिज़नेस, गुड्स, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका मशीनरी, प्लांट, ठीक है, बैड डेब्ट्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, वॉटेवर, ठीक है, बैंक्स, जो भी हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक बिज़नेस का इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इन्वायरमेंट क्या होता है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे कि एक पर्सन, एक ह्यूमन का इन्वायरमेंट होता है जो वो देखता है, जो वो फील करता है, या जिस पे वो इफ़ेक्ट डालता है, या वो चीज़ें जो उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं, वो सारी चीज़ें उसका इन्वायरमेंट कहलाती हैं। ऐसे ही आप बिज़नेस को अपनी जगह रख दो, एक ह्यूमन बीइंग की जगह आप बिज़नेस रख दो, और फिर उस पर जो जो चीज़ें इफ़ेक्ट डाल रही है वो सारी किस में आती हैं, वो आती हैं इन्वायरमेंट में। ओके, अब हमें इन्वायरमेंट क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस इन्वायरमेंट। अब हमने अलग अलग पढ़ लिया, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब हम आराम से समझ जाएंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर हम पूरे टर्म की बात करें तो वो क्या है, अ फोर्स दैट अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशन। मैंने अभी क्या बोला था, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम पर इफेक्ट डालती है या हम उस पर इफेक्ट डालते हैं, तो वह ये कि एक ऐसा फोर्स जो अफेक्ट करता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, आप बिजनेस कह सकते हो। कोई भी ऐसा फोर्स जो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट डालता है, उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता है, उसके ऑपरेशंस पे इफेक्ट डालता है, वो क्या कहलाता है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है, यानी कि बिजनेस का एनवायरनमेंट कहलाता है।
ऑपरेशंस मतलब आप कोई प्रोड्यूस कर रहे हो कोई गुड्स, तो उस पर आपके मतलब कोई प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी सेल पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, आपके प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी परफॉर्मेंस जो भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो बिजनेस एनवायरनमेंट का ही कहीं ना कहीं से पार्ट है। बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। अब चीज़ें इफेक्ट डाल रही है ना, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल रही हैं, ऑपरेशन पे इफेक्ट डाल रही हैं, तो भाई क्या है वो, तो कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। ठीक है, इंटरनल कौन से होते हैं, जो बिजनेस के अंदर रह के बिजनेस पर इफेक्ट डाले। एक्सटर्नल वो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के बाहर से बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, ओके। फिर आ जाता है नेचर। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर क्या है, ठीक है, तो उसका नेचर क्या, मतलब जैसे नेचर हम कहते हैं ना किसी पर्सन का नेचर कैसा है, तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उसकी चीज़ें बताते हैं कि भाई वो तो बहुत अच्छा है, या वो इस चीज़ के लिए बुरा है, या इसके लिए बुरा है, इस पर्सन के लिए बुरा है लेकिन इस पर्सन के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे करके ही बिजनेस एनवायरनमेंट का भी अपना एक नेचर होता है। तो उसका नेचर क्या क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सराउंडिंग सिचुएशन इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, सराउंडिंग सिचुएशंस कहने का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। मतलब अगर एक चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है तो दूसरी उससे इफ़ेक्ट होगी, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ा तो इस पर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, भले थोड़ा पड़े ज़्यादा पड़े, ठीक है, लेकिन इफ़ेक्ट पड़ेगा। जी, तो अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नेचर की। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है वो कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में ये बात करी कि वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्या, जो फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जो उसकी सिचुएशंस है वो इंटरडिपेंडेंट है। मतलब अगर एक फैक्टर चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज हो सकता है, या उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इससे क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट ये है, उसी से इंटर रिलेटेड ही ये वाला फीचर है कि वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों होता है वो मैंने बता दिया कि जब दो चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती है, दो सिचुएशंस या जो भी सिचुएशंस है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, तो वो कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, सिंपल नहीं होती। सिंपल तब करेंगे जैसे एक कोई चेंज हुआ तो उसका इफेक्ट किसी और चीज़ पे ना पड़ रहा हो, तो ठीक है भाई यही चीज़ इफेक्ट हो रही है, कोई बात नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कब बढ़ जाती है, जब चीज़ें एक दूसरे को इफेक्ट करने लगें, ठीक है, उनको चेंज करना, उनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो। उसके बाद आ जाता है डायनामिक नेचर। ये थर्ड पॉइंट है। बिज़नेस का जो नेचर है वो क्या है, बिज़नेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है वो डायनामिक है। डायनामिक का मतलब होता है कि चेंजेबल, मतलब हमेशा जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनमें लगातार कंटिन्यूअसली कोई ना कोई चेंज होता रहता है। उससे क्या होता है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट या किसी भी बिज़नेस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है। ठीक है, अब उसमें क्या है, आप पॉलिसी जैसे, क्योंकि उसका नेचर डायनामिक है, ठीक है, हमेशा चेंज हो रहा है, कुछ चेंजेस आते ही जा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये भी होता है कि बिज़नेस की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी हमें क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज करते रहने पड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, बिज़नेस की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है, मल्टी डायमेंशनल और मल्टीफेरियस। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल, तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि इसमें जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि बिज़नेस एनवायरनमेंट का नेचर जो होता है वो डायनामिक होता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है ये पॉइंट भी कि इसमें बिज़नेस में यानी कि या उसके एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम या फिर पीरियड और प्लेस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बिज़नेस में टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ये चेंज जो है ये पॉजिटिव रिएक्शन भी डालते हैं किसी बिज़नेस पे और नेगेटिव रिएक्शन भी डालते हैं। नेगेटिव रिएक्शन का मतलब होता है, जैसे कि इसमें मैंने मेंशन किया है कि स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस आपको पता है, स्वॉट एनालिसिस में एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब होता है थ्रेट। ठीक है, तो इसमें मल्टी डायमेंशनल जो पॉइंट है वो इससे रिलेट कर सकते हैं आपकी कोई भी चेंज जो हो रहा है उसका पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ये बात मैंने आपको बताई। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, या तो वो बिज़नेस के लिए स्ट्रेंथ की तरह काम करेगा या फिर अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा। वहीं दूसरी ओर अगर नेगेटिव पड़ रहा है तो वो या तो बिज़नेस की वीकनेस को शो ऑफ करेगा या फिर वो उसकी थ्रेट को बताएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है अनकंट्रोलेबल। ये बहुत कॉमन पॉइंट है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है वो किसी भी बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, अनकंट्रोलेबल है, मतलब किसी के भी कंट्रोल में नहीं है वो।
ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट या मैक्रो या इंटरनल एक्सटर्नल, जैसे हमने पहले पढ़ा, तो कौन सा थोड़ा बहुत ऐसे होते हैं ना, कुछ चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन मेनली अगर हम देखते हैं तो ये अनकंट्रोलेबल है क्योंकि जैसे ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम थोड़ी ना कह सकते कि आज पानी बरसना था लेकिन हम उसे रोक लें, ठीक है, नहीं रोक सकते। ऐसे ही बिज़नेस का एनवायरनमेंट है, अगर कोई नुकसान होना है बिज़नेस को तो हम उसको कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बिल्कुल ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात उसके बाद क्या आ जाती है कि ये जो है बहुत अनसर्टेन है, ठीक है। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, मतलब आप वही चीज़ की पता नहीं कब क्या हो जाए, ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब यही होता है कि कब क्या हो जाए, क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल है तो हमें पता भी नहीं है कि चीज़ें कब क्या हो जाएंगी बिज़नेस में, ठीक है। हम थोड़ा कितनी भी हम प्लानिंग करके चलें, लेकिन चेंजेस तो होने ही हैं, और जब चेंजेस होने हैं तो वो हमारे हाथ में भी नहीं है, ठीक है। और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, जाहिर सी बात है कि वो अनसर्टेन है, ठीक है। उसके बाद आता है फार रीचिंग इम्पैक्ट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चेंजिंग सिनेरियो। मतलब आपको, मतलब जो बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है उसके इफ़ेक्ट जो होते हैं ना वो बहुत दूर तक पड़ते हैं। मतलब लाइक आज कोई चेंज हुआ है तो हो सकता है उसका इफ़ेक्ट जो है, पहली चीज़ तो डायरेक्ट पड़ सकता है और इनडायरेक्ट वे में भी पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये वाली, मान लो सप्लायर से रिलेटेड कोई बात हुई है, कोई इफ़ेक्ट पड़ा है तो सप्लायर पे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा, और भी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और आज की डेट में अगर कोई चेंज हुआ है तो उसका इफ़ेक्ट ज़रूरी नहीं है कि आज ही बिज़नेस में देखने को मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि आज से 6 महीने बाद देखने को मिले, ठीक है। तो इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो फॉर रीचिंग है, मतलब बहुत दूर, बहुत टाइम बाद भी उसके इफ़ेक्ट देखने को हमें बिज़नेस पे मिलते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चेंजिंग सिनेरियो। अब क्योंकि इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत दिनों बाद भी पड़ सकते हैं या जो चीज़ें, तो उसके लिए हमें जो होता है, मतलब जो बिजनेसमैन है उसको अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कि जो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं या पड़ सकते हैं, या फिर अभी कोई चेंज हो रहा है या आप कोई चेंज कर रहे हो तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा अगर चीज़ें बदलती जा रही हैं, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी एबिलिटी एक बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। कि बिज़नेस जिस भी इन्वायरमेंट में काम कर रहा है तो उस इन्वायरमेंट में और जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं वो क्या, उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं, क्या लीगल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती हैं। कुछ चीज़ों से अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ से थ्रेट्स मिलते हैं, कुछ वीकनेस को शो करती हैं, कुछ स्ट्रेंथ को शो करती हैं। तो एक बिज़नेस को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें कैसे उनको समझना है, कैसे उनके अकॉर्डिंग चेंज करना है चीज़ों को। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है द प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ नॉट लीनियर बट सर्कुलर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस, बिजनेस के चेंज होने का, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो चेंज होने का प्रोसेस है वो क्या है, एक लीनियर है, लीनियर नहीं है बल्कि सर्कुलर है, लीनियर नहीं है बल्कि सर्कुलर है। अच्छा, ये जो इफ़ेक्ट है सर्कुलर इफेक्ट वो लॉन्ग टर्म में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने के अंदर देख लिया तो आपको ये इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये इफ़ेक्ट आपको लॉन्ग टर्म पीरियड में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि क्या मतलब है इस चीज़ का, तो इसका मतलब ये है कि बिज़नेस में कोई भी एक्टिविटी होती है वो क्या होता है ना कि चलती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि आज बिज़नेस चल रहा है फिर कल रुक जाएगा, नहीं ना रुकेगा। तो कुछ चेंजेस, एक तो पहली चीज़ बिज़नेस जो है वो इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। बिज़नेस में जो आप चेंज करोगे उससे इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट होगा। जैसे कि अगर आपने, ऐसे आजकल क्या है, प्लास्टिक की चीज़ें बहुत, मतलब बहुत कॉमन सा एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि प्लास्टिक की चीज़ें बन रही, उससे इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ वगैरह भी आ रही हैं कि ये यूज़ मत करो, वैसे यूज़ मत करो, तो ऐसे। और फिर दूसरा केस हम देखें कि इन्वायरमेंट जो है वो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि बहुत जो आप रिलेट कर पाओगे, एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था ना, सैनिटाइज़र बिकने बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे। अभी कोई पूछता है, नहीं पूछता, मतलब बहुत कम लोग लेते हैं अब सैनिटाइज़र वगैरह। लेकिन एक टाइम पे क्या हुआ था, सारे लोग क्या कर रहे थे, सैनिटाइज़र ले रहे थे। भाई इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हुई इफ़ेक्ट करी, वहीं उन्होंने क्या करा, जो नेचुरल इन्वायरमेंट था, कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा था, लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए क्या करा, सैनिटाइज़र लेना शुरू कर दिया, मास्क लेने शुरू कर दिए। तो उसके बाद से क्या हुआ, जो मास्क का बिज़नेस था वो भाई उनको बहुत प्रॉफिट हो गया अचानक से उनको। और जो उस टाइम पे जो लोग मास्क नहीं भी बना रहे थे उन्होंने भी मास्क बनाना शुरू कर दिया उन कंपनी से। जो सैनिटाइज़र नहीं बना रहे थे, लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें, डिटॉल वगैरह के सैनिटाइज़र
हो सकता है आते हों, बट मेरी नॉलेज में नहीं आते थे। लेकिन फिर भी और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लाइक बोरोप्लस, और बहुत सारे लोगों ने क्या करा, सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को स्ट्रेंथ बनाया अपनी और काम किया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, मतलब ये नेचर वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे आई गेस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एलिमेंट्स, काइंड्स, कंपोनेंट्स और बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब चाहे कोई एलिमेंट्स कहे, काइंड्स कहे, कंपोनेंट्स कहे, वो एक ही चीज़ है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स हैं। पहला है इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा है एक्सटर्नल। कोई भी बिजनेस है जैसे, ठीक है, ये बिज़नेस है तो उसका अपना एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और एक कैसा होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, मतलब बाहर की चीज़ें, घर और अंदर की चीज़ें। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। ओके, ये तो जाहिर सी बात है, लोगों को पता, बच्चों को पता ही होगा, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे ये बिज़नेस मैंने आपको बताया, ठीक है, ये इन्वायरमेंट है, मान लो ये बिज़नेस के इंटरनल इन्वायरमेंट है। फिर ये क्या है, ये माइक्रो इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, और ये थर्ड नंबर पे मैक्रो। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम अभी सारी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इंटरनल, ओके जी। उसके बाद क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट। जैसे नाम से मैंने अभी आपको बताया कि बिज़नेस के अंदर का इन्वायरमेंट, तो बिज़नेस के अंदर जो चीज़ें आपके बिज़नेस के अंदर है वो जाहिर सी बात है आपके कंट्रोल में होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उन पे कोई कंट्रोल ना हो, तो वो कंट्रोलेबल होती हैं। दूसरी चीज़ क्या है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यही बात मैंने आपको बताई कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो सारी क्या आ जाती हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं इनके, इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, किसी बिजनेस के गोल्स और क्या ऑब्जेक्टिव हैं ये इंटरनल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, लाइक आपके गोल्स क्या हैं वो आपके इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करेंगे। आपने क्या सोचा हुआ है, आपने बिज़नेस का जो आपने शुरू किया है उसका पर्पस क्या है, तो उस पर्पस के अकॉर्डिंग आपके इन्वायरमेंट में चेंज होंगे। ठीक है, आपकी मैनेजमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, आपने जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसके लिए आपने कुछ पॉलिसीज़ बना करके रखी होंगी, तो जो पॉलिसीज़ आपने बनाई होंगी उसका इफ़ेक्ट भी जाहिर सी बात है कि आपके बिज़नेस पे पड़ेगा। फिर है बिज़नेस पोटेंशियल एंड ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़, मतलब आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वैसा थोड़ी है कि आपने बस क्या करा, ऑब्जेक्टिव सोच लिए कि हाँ भाई मुझे तो बिज़नेस ऐसे करना है या फिर ये काम करना है मुझे, लेकिन आपने क्या किया, कोई मेहनत ही नहीं की, कुछ पॉलिसी नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो फिर कैसे काम चलेगा, नहीं ना चलेगा। तो उसके लिए मैनेजमेंट पॉलिसीज़ तो देखो ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, आपने चलो पॉलिसीज़ बना ली, लेकिन उसके बाद भी इन्वायरमेंट में ये चीज़ होती है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, आपने कौन सा बिज़नेस चूज़ किया है, ये बहुत ही ज़्यादा एक मेन रोल प्ले करता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आज मन में आया कि ये बिज़नेस कर लेते हैं, बस वो करना शुरू कर दें। नहीं, लोग अपने आसपास का एरिया देखते हैं कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं है, या हम वो चीज़ कर सकते हैं। ऐसा मतलब किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, वही तो चीज़ आप कर सकते हो। आपको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है उस फील्ड में, आपको कुछ जानकारी भी नहीं है, तो आप नहीं ना कर सकते उस चीज़ को। ठीक है, फिर है प्रोडक्शन सिस्टम, डिज़ाइन, मशीनरी, टेक्निक्स, ये सारे आप देख रहे होंगे ना, ये सारे बिज़नेस के अंदर की चीज़ें। मशीनरी बिज़नेस के अंदर होती है, टेक्निक्स हो गई, डिज़ाइन हो गई, ठीक है, प्रोडक्शन सिस्टम हो गया, ये सारे बिज़नेस के इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। कल्चर ऑफ द बिज़नेस, जाहिर सी बात है कल्चर, यहाँ पे ना कल्चर लोगों का कल्चर, मतलब लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, और आपका जो हेड है और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें कल्चर से रिलेटेड होती है। वो भी कहीं ना कहीं बिज़नेस को इफेक्ट करती है कि आपका कहते हैं ना कि एम्प्लॉय और हेड जो है, आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं है ना, तो आपका बिज़नेस नहीं अच्छे से चलेगा, क्योंकि आए दिन लड़ाइयाँ होती रहेंगी, ठीक है, स्ट्राइक्स होती रहेंगी। आपने देखा होगा कि कभी कोई कंपनी होती है, मिल वगैरह होती है, उसमें स्ट्राइक हो जाती है, पहले अक्सर हुआ करता था ऐसा। तो स्ट्राइक जब हो जाती है तो क्या होता है, चीज़ें इफ़ेक्ट कर जाती हैं इंटरनल। अब आपने क्या सोचा हुआ था कि प्रोडक्शन हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे मान लो 2 दिनों में, लेकिन वही उन 2 दिनों में आपकी स्ट्राइक हो गई, तो भाई वो आपको लॉस ही हुआ ना, उतना आपकी कैपेबिलिटीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ा। तो फिर कल्चर भी इफ़ेक्ट करता है। फिर एक कंपनी इमेज और ब्रांड इक्विटी, किसी भी कंपनी की जो इमेज है
वो क्या करती है, वो भी इफ़ेक्ट डालती है किस चीज़ पे, आपके बिजनेस इन्वायरमेंट पे, इंटरनल एनवायरनमेंट पे। जैसे आपने क्या करा, आपकी ब्रांड की जो इक्विटी, वो सॉरी कंपनी की जो इमेज है बहुत अच्छी है, तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें ज़्यादा लोग खरीदेंगे, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, कंज्यूमर्स, ठीक है। डीलर और सप्लायर जो हैं बहुत अच्छे से चीज़ों को करेंगे, आपके मतलब यूज़ करेंगे। लेकिन वहीं अगर नहीं है तो फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद क्या जाता है, इफ़िशियंसी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट। इट्स मीन कि आपका जो भी इफ़िशियंसी है, किसकी इफ़िशियंसी, आपकी लेबर और मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट के कुछ लेवल्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, तो वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके कॉम्पिटेंस क्या है, तो इस चीज़ से भी आपकी जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है आपके बिजनेस का, वो इफ़ेक्ट करता है। लाइक मैनेजमेंट लेवल्स, अब मैंने अभी इससे पहले क्या बताया था कि हम मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के लोग ही तो बनाते हैं, अब वो लोग जो हैं वो एफिशिएंट हैं ही नहीं, ठीक है, उनको नॉलेज ही नहीं है, वो चीज़ों को डील ही नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर एफिशिएंसी अच्छी है, कॉम्पिटेंस अच्छा है, तो क्या होगा, आपके जो चीज़ें हैं वो बहुत स्मूथली चलेंगी बिज़नेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या, बिज़नेस प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज़, आप जो बिज़नेस का जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड किए हैं, उनके लिए आपने कैसे प्लान और स्ट्रेटजीज़ बनाए, वो भी इफ़ेक्ट करती हैं बिज़नेस को, इंटरनल इन्वायरमेंट में आती हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी आपका किस में आता है, इंटरनल मैनेजमेंट में आता है, सॉरी इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है। एटीट्यूड टुवर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक बिज़नेस का ना, एक कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है ना, आप आगे चल के बढ़ेंगे तो इंडियन इकोनॉमी ना मिक्स्ड इकोनॉमी है। लाइक गवर्नमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है और प्राइवेट सेक्टर का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जो गवर्नमेंट का सेक्टर होता है ना, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत ध्यान देते हैं, सोशल वेलफेयर पे बहुत ध्यान देते हैं। तो वही वो लोग ये कहते हैं, गवर्नमेंट के तरफ से ऐसे रूल्स भी होते हैं वैसे, कि कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं प्रोड्यूस करोगे जो सोसाइटी को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करे, ठीक है। तो आपका जो बिज़नेस का जो एटीट्यूड है ना, वो सोसाइटी की तरफ जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते रहो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई मतलब ही नहीं है, जो मन में आ रहा है वो बना दे रहे हो। तो आपका एटीट्यूड क्या है सोसाइटी की तरफ, वो भी इफ़ेक्ट डालता है। बिज़नेस पर्सपेक्टिव क्या है आपके, ठीक है। क्या आपने सोचा है कि क्या करना है, क्या कहाँ तक जाना है, किस सोच के साथ आप बिज़नेस रन कर रहे हो, तो वो चीज़ें। ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। और फाइनेंस सिस्टम, फाइनेंस किसी भी बिज़नेस का कह सकते हैं, जैसे हम लोगों के लिए ऑक्सीजन होती है ना, वैसे ही है कि फाइनेंस नहीं होगा तो फिर बिज़नेस का कोई मतलब ही नहीं है, कहाँ से ही काम करोगे आप, कैसे ही कर पाओगे। अब एक बिज़नेस छोटा मोटा है तो लोग चलो कर लेते हैं, लेकिन छोटे मोटे बिज़नेस में भी आपको क्रेडिट पे सामान लेना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो फाइनेंस इज़ अ की प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ बिज़नेस, ओके। फिर ये एक पॉइंट है कि 5 M's आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, किस में, इंटरनल इन्वायरमेंट में। पहली चीज़ मैन, ठीक है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। मटेरियल, जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। मनी, जो कि मैंने भी बोला फाइनेंस। मशीनरी और मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ऐसा कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं, मैंने इसलिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है और काफ़ी अच्छे से हर चीज़ समझाने की कोशिश की कि आपको ना रटना ना पड़े, कि ये इसको रटना नहीं है। मतलब ये सोच लो, इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर, आंतरिक। तो फिर ठीक है, इंटरनल का मतलब आंतरिक। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंटरनली बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो मैन जो है वो इंटरनली इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि उसी में काम कर रहा है बिज़नेस के अंदर। मशीनरी भी बिज़नेस के अंदर होगी, मनी भी बिज़नेस के अंदर होगा, मटीरियल भी और मैनेजमेंट भी, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज़ टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द इंटरनल एनवायरनमेंट बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड ऑब्स्टेकल्स कीप अराइजिंग इन इट कंटिन्यूसली। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिज़नेस की क्या होती है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आप अंडरस्टैंड करो, आप पता लगाओ, क्या पता लगाओ, इंटरनल इन्वायरमेंट को। आप ये पता लगाओ कि जो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, जो आपके मैन है, मटेरियल है, मनी है, मशीनरी है, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, वो चीज़ें उनके बीच में क्या है, वो कैसी चीज़ें ठीक हैं, नहीं हैं, काम ठीक से कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। उन चीज़ों को समझो कि कैसे हम इनको
कैसे इफ़िशेंटली यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इनका जो नेचर है ना वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब बिजनेस का नेचर ही कॉम्प्लेक्स है इन्वायरमेंट का। तो उसमें क्या है कि इंटरनेट में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, तो उनको समझो जिससे आप उसको सॉल्व आउट कर सको। जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको कंटिन्यूसली सॉल्व आउट कर सको, वरना फिर बिजनेस में दिक्कतें आएंगी चलाने में। इंटरनल एनवायरनमेंट रिवील्स द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर एक पॉइंट में कि स्वॉट एनालिसिस वाली एक चीज़ होती है, मल्टी डायमेंशनल में, आई गेस मैंने बताया था। तो ये होता है स्ट्रेंथ, ये होती है वीकनेस, ये अपॉर्चुनिटी, ये थ्रेट, टी फॉर थ्रेट। ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आता है एस और डब्ल्यू। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये कौन रिवील करता है? इंटरनल इन्वायरमेंट रिवील करता है। वहीं ओ और टी यानी कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कौन रिवील करता है? ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिवील करता है। ये थोड़ा मतलब आप याद रख लेना, वैसे याद इसमें भी कुछ याद करने वाला नहीं है। बिजनेस के अंदर की स्ट्रेंथ की बात हो रही है, वीकनेस की बात हो रही है, तो आपके अंदर जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर होती है उसकी स्ट्रेंथ, बाहर से तो नहीं है ना, तो उसकी खुद की स्ट्रेंथ है, उसकी खुद की वीकनेस है किसी भी ह्यूमन की। ऐसे बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस तो वो इंटरनल हो गई। आपको अपॉर्चुनिटी बाहर से मिलती है, ठीक है, कोई खतरा आता है, थ्रेट आता है, वो भी बाहर से आता है, तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया। ओके, उसके बाद हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अनकंट्रोलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो लोग आपके बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हैं उन पे तो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ें बाहर से इफ़ेक्ट डाल रही हैं, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी बाहर से आ रही है, तो आप अपने मन से नहीं ना कर सकते कि भाई मुझे इस अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है तो मैं आज सोच लूँ कि भाई कल ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ जाए, नहीं होती है ऐसा। तो ये अनकंट्रोलेबल है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर से आती, कॉन्स्टेंटली ब्रिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स टू दी बिजनेस फर्म। यही मैंने बोला कि जो चीज़ें बाहर से इफेक्ट करती हैं वो या तो एज अ अपॉर्चुनिटी आती हैं या फिर एज अ थ्रेट आती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्सटर्नल थिंग्स, इसमें वो सारी एक्सटर्नल थिंग्स जो हैं वो शामिल हैं, टू विच इट इज़ एक्सपोज्ड एंड बाय विच इट मे बी इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो इसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, वेरिएबल है ये, ठीक है, एक जैसा नहीं है, बदलता रहता है हमेशा। आज ऐसा है तो कल दूसरी तरीके का हो सकता है। ओके, फिर आ जाता है माइक्रो इन्वायरमेंट, वो सॉरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है माइक्रो, और एक माइक्रो को ही हम टास्क इन्वायरमेंट भी कहते हैं, और दूसरा हो जाता है मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, ये इन्वायरमेंट है, ठीक है, हाँ, लेकिन मतलब ऐसा ही है कि माइक्रो और मैक्रो। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कितने तरीके का होता है, काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या कितने हैं, तो आप बोलोगे दो हैं। कौन कौन से हैं? माइक्रो है और मैक्रो है। माइक्रो को और किस नाम से जाना जाता है? उसको टास्क इन्वायरमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और भी जो नाम है वो भी मैंने नोट डाउन करा दिए हैं, तो याद रखिएगा। तो है कि माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है? इमीडिएट इन्वायरमेंट है। ठीक है, मतलब आपके बिजनेस के जो बिल्कुल पास का, एक तो इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया, नहीं इंटरनल इन्वायरमेंट, जो इंटरनल इन्वायरमेंट के बाद जो एक चीज़ आती है, ये तो बिजनेस के अंदर हो गया। ठीक है, बिजनेस के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट है। जस्ट बिजनेस के पास, जैसे हम कहते हैं ना हमारे पड़ोस की चीज़, तो वही जो इन्वायरमेंट जस्ट बिजनेस के पास का है वो क्या है? माइक्रो इन्वायरमेंट है। अब जाहिर सी बात है कि जो बिजनेस के पास का है जस्ट, उसका इफेक्ट भी उस पर जल्दी पड़ेगा, तो इमीडिएट इन्वायरमेंट भी कहते हैं जिसका इमीडिएट इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? आसपास का क्षेत्र। फिर है इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शनिंग। जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो क्या करता है? वो किसी भी बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहली चीज़ इसके पास का है, तो अगर कोई इसमें चेंज होगा तो आपकी फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, लाइक हमारे घर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बट हमारे पास में कोई एक घटना, घर के पास में कोई कुछ भी हो गया है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी फंक्शनिंग पे भी पड़ता है, हमारे खुद के काम भी इफ़ेक्ट पड़ जाते हैं। कहने को हमारे घर में कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो हम पे इफ़ेक्ट डाल देती हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही है।
नॉट अफेक्ट ऑल द फर्म्स इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन अ सेम वे। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि एक इंडस्ट्री में अलग अलग फर्म्स होती हैं, ठीक है, तो वो सारे फर्म्स को एक सेम वे में इफ़ेक्ट नहीं डालता। मान लो अगर कोई माइक्रो इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी उस इंडस्ट्री से रिलेटेड फर्म्स हैं, लाइक अगर कोल इंडस्ट्री है और कोल इंडस्ट्री की बहुत सारी फर्म्स हैं अलग अलग ABCD, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चारों की चारों फर्म्स में सेम इफ़ेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के अपने रिसोर्सेज अलग अलग हैं। तो हो सकता है कि कोई जो चीज़ है वो उस चेंज को पॉजिटिवली इफेक्ट करे, किसी पे नेगेटिव करे, और नेगेटिव भी हो सकता है कि दो में चलो नेगेटिव कर रही है लेकिन अलग अलग तरीके से नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। तो सेम चीज़ कि नॉट अफेक्ट ऑल द फर्म्स इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन अ सेम वे, ठीक है। फिर है समटाइम्स माइक्रो फैक्टर्स आर पर्टिकुलर टू दी फर्म। कभी कभी जो माइक्रो फैक्टर्स होते हैं ना वो कुछ किसी किसी फर्म के लिए पर्टिकुलर होते हैं। ओके, अब उसके बाद है कि मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं, मतलब कौन है जो इफ़ेक्ट डाल रहा है उस पर। तो सबसे पहले सप्लायर, ठीक है, सप्लायर जो आपको गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल की, वो कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हो गई, ठीक है, पब्लिक हो गई। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके माइक्रो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। ओके, फिर आ जाते हैं हम मैक्रो इन्वायरमेंट में। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले एक्सटर्नल, ठीक है, अनकंट्रोलेबल इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग है, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसको इफ़ेक्ट करती है। अफेक्ट परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेटजीज़, आपने मान लो कुछ स्ट्रेटजी बनाई है, अगर कुछ मैक्रो इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो उससे आपकी स्ट्रेटजीज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन इट्स अडेप्टेबिलिटी टू द इन्वायरमेंट। आपके बिजनेस की जो सक्सेस है वो किस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी माइक्रो इन्वायरमेंट के संग अडेप्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ पे आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस। ये अगर आप डिफरेंस समझ लोगे तो आपको माइक्रो मैक्रो ऐसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं माइक्रो के और मैक्रो के। तो माइक्रो के मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज और कंज्यूमर्स। कॉस्मिक से आप याद रख सकते हो। मैक्रो में आ जाता है पेस्टल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर आ जाता है कंट्रोल। तो बिजनेसेस हैव सर्टन कंट्रोल थ्रू स्ट्रेटजीज अफेक्टिंग इमीडिएट स्टेक होल्डर्स, मतलब आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है। उसके बाद मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो बिजनेसेस हैव नियरली नो कंट्रोल एंड मस्ट अडेप्ट थ्रू प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। मतलब माइक्रो इन्वायरमेंट में तो ये भी होता है, चलो आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल है तो आप कुछ स्ट्रेटजी ऐसे कर लो, थोड़ा बहुत चेंज कर लिया आपने स्ट्रेटजी में और मतलब उस चीज़ को आपने क्या करा, सॉल्व आउट कर लिया। लेकिन वहीं पर क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या होता है, नहीं भाई आप कोई चेंज नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, फोरकास्टिंग, जो भी चीज़ें हैं आपको उस मैक्रो इन्वायरमेंट के से रिलेट करके ही करना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है मैक्रो इन्वायरमेंट में। उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो डायरेक्ट माइक्रो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली अफेक्ट्स डेली ऑपरेशंस। जो भी जैसे सप्लायर है, कॉम्पिटिटर्स हैं, जो उसके डिटर्मिनेंट्स हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो डेली ऑपरेशंस को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि इमीडिएट इन्वायरमेंट हम उसको कहते हैं, मतलब बिल्कुल आपके पास की जो चीज़ें हैं वो हैं इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है जो पास की चीज़ होती है वो डायरेक्टली इफेक्ट डालती हैं आपके ऑपरेशंस पे। तो वही बोला गया है कि डायरेक्टली अफेक्ट्स डेली ऑपरेशंस, सेल्स एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। वहीं मैक्रो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द ओवरऑल बिजनेस क्लाइमेट एंड मार्केट कंडीशंस ओवर टाइम। इट्स मीन आपको इफ़ेक्ट करेगा, इनडायरेक्टली करेगा, और तो और पूरे बिजनेस के क्लाइमेट पे, पूरी मार्केटिंग कंडीशंस पे इफ़ेक्ट डालेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ पे इफ़ेक्ट डाल दिया। फिर आ जाता है इन्वॉल्वमेंट कितना है भाई, तो इन्वॉल्व्स इन एंटिटीज़ क्लोजली कनेक्टेड टू दी कंपनी विद रेगुलर इंट्रैक्शन। मतलब वही इन्वॉल्व हैं इसके अंदर जो वो एंटिटीज़ ही इन्वॉल्व हैं जो क्लोजली कनेक्टेड हैं कंपनी से, ठीक है। और
रेगुलर इंटरेक्शन हो रहा है उन कंपनीज़ के बीच में, वो ही इसके अंदर इन्वॉल्व है। और वहीं मैक्रो की अगर हम बात करते हैं, इन्वॉल्व ब्रॉडर सोशल ट्रेंड्स दैट द कंपनी डजेंट इंटरेक्ट विद डायरेक्टली मस्ट कंसीडर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप उससे इंटरेक्ट कर ही रहे हो डेली बेसिस पे, लेकिन क्या है बहुत मतलब अगर आप ज़रूरी नहीं है डेली बेसिस पे कर रहे हो, माइक्रो में क्या है ना, आप डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हो तो वो इन्वॉल्व होती है। लेकिन इसमें हो सकता है कि भाई आप हो ही नहीं उससे ज़्यादा कनेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी उससे रिलेट कर रही है तो भाई इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया है इसका। मैक्रो की हम बात करते हैं जब, फिर स्कोप की बात आ जाती है। द स्कोप इज़ नैरो। माइक्रो का जो स्कोप है वो नैरो है, ठीक है। फोकसिंग ऑन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, ये भी हमें पता है, इंक्लूडिंग इंटरनल ऑपरेशंस एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कुछ नया नहीं है। देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप्स भी हमने पहले पढ़ लिया, इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है, नैरो होता है। यहाँ पे क्या है, स्कोप कैसा है, ब्रॉड है, कवरिंग नेशनल एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट। मैंने क्या बोला, इसका बहुत ब्रॉड एरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो वही कि नेशनल और ग्लोबल इन्वायरमेंट इसके अंदर कवर कर लेता है ये। और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इसके जो मतलब इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। predictability to some extent due to close relationship allowing companies to anticipate changes like new competitor product। ठीक है, फिर मैक्रो की अगर हम बात करते हैं, चेंजेस आर हार्डर टू प्रेडिक्ट, मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से नहीं बता सकते कि ये चेंजेस होंगे। विद इकोनॉमिक शिफ्ट्स और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज ऑफन कमिंग अनएक्सपेक्टेडली, कभी क्या मतलब अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता, अचानक से कोई चेंज आ जाएंगे। वहीं पे माइक्रो इन्वायरमेंट में आप थोड़ा बहुत देख सकते हो कि अच्छा चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं फर्म्स, तो आपको पता लगेगा अच्छा इस फर्म पे ये इफेक्ट पड़ रहा है, ये चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर हमारे पे भी आ सकते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट वही मैक्रो इन्वायरमेंट में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आ जाती है अडेप्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टाइम। माइक्रो की अगर हम बात करें तो कंपनीज कैन क्विकली अडेप्ट टू चेंज, मतलब अगर कोई चेंज आया ना तो माइक्रो इन्वायरमेंट में तो कंपनीज जो है क्विकली अडेप्ट कर लेती हैं उस चेंज को, जैसे स्विचिंग सप्लायर सच एज स्विचिंग सप्लायर्स और चेंजिंग प्राइसेस थैंक्स टू मोर कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है सॉरी। वहीं पे अगर बात आती है मैक्रो इन्वायरमेंट की, तो अडेप्टिंग टू ब्रॉडर चेंजेस, मतलब जाहिर सी बात है कि आप ना इतनी आसानी से अडेप्ट नहीं कर सकते चीज़ों को और ना ही रिस्पॉन्स कर सकते हो। जहाँ माइक्रो इन्वायरमेंट में आप बहुत जल्दी अडेप्ट करके अपनी चीज़ों को चेंज करके डील कर सकते हो जो चेंजेस हुए उनके संग, वहीं मैक्रो में आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथ में ही चीज़ें नहीं होती हैं, अनकंट्रोलेबल चेंजेस होते हैं, आपको पता ही नहीं होता, आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते हो कि भाई ऐसा हो सकता है। तो वहीं पे जब आप अडेप्ट ही नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे आप उसके अकॉर्डिंग फटाफट चेंज कर लोगे, नहीं कर तो रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इट टेक्स मोर टाइम एंड रिक्वायर्स मोर प्लानिंग। ठीक है, अचानक से आप किसी भी चीज़ के संग डील नहीं कर सकते कि भाई आया चलो प्लानिंग कर लेते हैं फटाफट, ये चेंज आया आज चेंज आया कल आपने अडेप्ट कर लिया, नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, मैक्रो इन्वायरमेंट में हमने ये पढ़ा था पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल इन्वायरमेंट। ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स हैं किसके, मैक्रो इन्वायरमेंट के। तो इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, और ये है हमारे सिलेबस में काफ़ी ठीक से। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की तो सारी चीज़ें ही हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। तो मेन कंपोनेंट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात हो रही है। हमने भी क्या पढ़ा था कि मैक्रो इन्वायरमेंट जो होता है ना वो पूरा ब्रॉड एरिया को कवर करता है, पूरे नेशन को या ग्लोबली भी वो अपने आप में शामिल कर रहा है चीज़ों को। तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस पढ़ेंगे, पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली लीगली क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो सब पढ़ेंगे वन बाई वन। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। जाहिर सी बात है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की ही बात होगी जब मैक्रो की बात हो रही है, और पहले बात तो ये टाइप भी एक्सटर्नल का ही है। तो जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दैट इम्पैक्ट अ कंपनी परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर्स बाइंग हैबिट्स, कोई भी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर जो इम्पैक्ट कर रहे हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को और कंज्यूमर की बाइंग हैबिट को, वो क्या कहलाती हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, बाइंग हैबिट, क्योंकि इकोनॉमी मतलब
कुल मिला के पैसों से मतलब है, रुपए से मतलब है। तो कंपनी की जो भी कंज्यूमर हैं, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके जो कंज्यूमर है, उनकी बाइंग हैबिट आ जाती है इसके अंदर, और आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस आ जाती है। कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं? तो मेनली प्रोडक्शन, ठीक है, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अगर आपको कोई कहे क्या क्या चीज़ें आती हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, तो आप क्या बोलोगे? प्रोडक्शन आता है, कंजम्पशन आता है, एक्सचेंज आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है और इन्वेस्टमेंट आता है। ये सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। एक जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं बिजनेस के, ठीक है। तो वो है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आपके इकोनॉमिकली जो बिजनेस का डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है, क्या स्टेज है उसका, हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, लाइक डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या अनडेवलप्ड है, ऐसे करके, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या क्या हैं और इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, ये अभी हम पढ़ेंगे। फिर हम सबसे पहले पढ़ते हैं, अच्छा, इस स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ना यही चीज़ आती है कि आपका जो बिज़नेस है, ठीक है, वो किस स्टेज पर है। मीन्स कि आपका बिज़नेस जो है वो डेवलप्ड है, सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगी कि पूरी तरीके से डेवलप्ड है या अब भी चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है उसमें, या फिर अनडेवलप्ड है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो और चीज़ों को या बिज़नेस को इफ़ेक्ट करेगा। जैसे इन्वायरमेंट, अगर आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डेवलप्ड है तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, तो बिज़नेस पे अलग तरीके से इफ़ेक्ट पड़ेगा। वहीं अगर आप चीज़ें सीख रहे हो, डेवलपिंग है, तो वो सीख रही हैं तो चेंजेस आते जाएंगे, मतलब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंजेस हो रहे होंगे। वहीं अगर अनडेवलप्ड है तो भाई अलग इफ़ेक्ट पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मत सोचना कि सारी चीज़ें अलग अलग हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट के जो भी फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक हो, टेक्नोलॉजिकल हो, लीगल हो, सब एक दूसरे रिलेटेड है। अगर इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि लीगल पे भी कहीं ना कहीं पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अरे भाई लीगल पे पड़ रहा है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम ये वाली चीज़ सब समझ गए। फिर हम पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं क्या। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मतलब ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है डिज़ाइन टू इन्फ्लुएंस अ रीजन और कंट्रीज़ इकोनॉमी। ये ऐसे इनिशिएटिव है, मतलब गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इसलिए बनाई हैं ताकि वो कंट्री का जो इकोनॉमी है, कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको इन्फ्लुएंस कर पाएँ, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आर दोज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ विच डील्स विद द डायरेक्शन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंट्री। इट्स मीन जो भी आपकी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज वगैरह, तो जो भी वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे रेगुलेट करना है, इन सारी चीज़ों को करने के लिए ही गवर्नमेंट ने क्या करा था, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई हैं, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं? सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, ट्रेड पॉलिसी होती है। मेनली आपके सिलेबस में जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी से पूछा जाता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को थोड़ा बहुत शामिल किया गया, लाइक ईयर वगैरह पूछ लेते हैं कौन से ईयर में जो ये वाला ईयर आया था इंडस्ट्री पॉलिसी जो है इस ईयर की, उसमें क्या चेंजेस आए थे, क्या इफेक्ट डाला था बिजनेस पे, ऐसे करके। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी तो भाई मेंशन है सिलेबस में, तो ये तो बहुत अच्छे से करना है, तो भाई हम कराएंगे। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मॉनेटरी, ठीक है, मनी, पता ही चला, पहली बात तो इकोनॉमिक पॉलिसी है तो मनी से ही रिलेटेड होगी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है वो सेंट्रल बैंक्स डील करते हैं उनमें, ठीक है, सेंट्रल बैंक्स के द्वारा बनाई जाती हैं, आप ऐसा कह लो। ओके, किसके द्वारा मैनेज की जाती हैं? सेंट्रल बैंक के द्वारा मैनेज की जाती हैं। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, मतलब पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना और प्राइस को स्टेबल करना, ये क्या है? इनके ऑब्जेक्टिव हैं। मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज बाय सेंट्रल बैंक्स, ठीक है, सेंट्रल बैंक द्वारा मैनेज की जाती है। फोकसेस ऑन कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है, मतलब एक अगर हम बोले डायरेक्ट में तो महंगाई, तो महंगाई को कम करना, ऐसे करके चीज़ें
होता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल वगैरह करना, ये सारा जो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और ये कौन करता है? सेंट्रल बैंक डील करते हैं इससे। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसीज रेफर्स टू एक्शंस टेकन बाय अ सेंट्रल बैंक, सेम चीज़, टू मैनेज द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स लाइक प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। पूरे ऐसे पैराग्राफ के मेन आपको क्या चीज़ें लिखनी है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है तो सेंट्रल बैंक मैनेज करते हैं। ऑब्जेक्टिव दो हैं, प्राइस स्टेबिलिटी और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, मनी सप्लाई। ठीक है, ये चीज़ें आप 4 पॉइंट याद करिए बस। उसके बाद आ जाती है फिस्कल पॉलिसी। जैसे उसमें सेंट्रल बैंक डील करता है, इसमें कौन डील करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री डील करती है। उसके बाद इसमें क्या क्या इंक्लूड है? गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम क्या है, उसके एक्सपेंसेस क्या हैं, टैक्सेस वगैरह। टैक्सेस से ही तो इनकम होती है ना गवर्नमेंट की, जो भी हम लोग टैक्स वगैरह दे रहे हैं उससे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लाइक वो रोड बनाने पे खर्चा दे दिया, ये जो भी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें वो इसमें फिस्कल पॉलिसी में होती हैं। पब्लिक डेट और डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये इसमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई फिस्कल पॉलिसी के। वहाँ तो आपने पढ़ लिया मॉनेटरी पॉलिसी में कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी हो, मनी सप्लाई पे फोकस करती है। वहीं इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? तो कैपिटल फॉर्मेशन। फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो डील करती है कि कैपिटल का फॉर्मेशन कैसा है आपकी कंट्री में, इन्वेस्टमेंट डिटर्मिनेशन देखती है वो। ओके, उसके बाद ये देखती है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम को बढ़ाना भी किसका काम है? फिस्कल पॉलिसी के द्वारा ही किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ही इन चीज़ों पर ध्यान देती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी, ब्रिंगिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये इक्वालिटी वगैरह देखो गवर्नमेंट का काम होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव होंगे। फिर हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनकम्पासेस अ रेंज ऑफ गवर्नमेंट एक्शन डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस टू एन ऑफ एन इकोनॉमी, पर्टिकुलरली इट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर। मेनली देखो काम तो सबका यही है कि आपको इकोनॉमी को बढ़ाना है, बूस्ट करना है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है। लेकिन मेनली इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो रिलेटेड है वो क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। इट इंक्लूड्स प्रोविजन रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पशन और रिस्ट्रिक्शन और इंडस्ट्रीज, लोन्स एंड इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन परमिट्स, लाइसेंस, कोटा, रॉ मटेरियल मैनेजमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। ये सारे काम जो हैं किस में आते हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आते हैं। लाइक इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी काम है वो किस में आएगा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आएगा। ओके, फिर है डिटरमाइंस द पिक्चर एंड फेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बताता है कि मतलब क्या डेवलपमेंट का क्या है, डिटरमाइन करता है पिक्चर को। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ सम इंडस्ट्रीज, ये गाइडेंस भी आपको देता है कि जैसे अगर आपको कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो आपको क्या फंक्शनिंग है उसकी, ये भी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराती है कौन? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। तो ये ऐसे क्या है, वेट, हाँ, एसिलेटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी का काम क्या है कि बढ़ाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ती है, ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, तो आपको इंक्रीज़ करनी है क्या? प्रोडक्टिविटी। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ज़ाहिर सी बात लोगों को काम भी मिलेगा, ठीक है। प्रोमोटिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इंडस्ट्री अच्छी है इंडिया में तो जाहिर सी बात है ना फॉरेन से भी उसको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। रीजनल डेवलपमेंट होगा। इम्प्रूविंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब आपकी अगर अच्छी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा हो रहा है तो इंटरनेशनली जो कंपटीशन है वो भी इम्प्रूव होगा। प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट, अच्छी चीज़ें बनाओगे तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। अडेप्टिंग टू स्ट्रक्चरल चेंजेस, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, एड्रेसिंग मार्केटिंग फेलियर्स, इंश्योरिंग फेयर कंपटीशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के।